यूके देवनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि अब डेवलपिंग नेशंस के तौर पर हमने बहुत काम कर लिया, अब इट्स हाई टाइम कि हमको एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। और यह भी तय बात है कि न सिर्फ इसमें बातें बल्कि एक्शंस के तौर पर हमने देखा बीते कुछ वक्त में जितने काम हुए। आपको क्या लगता है कि G20 उसमें क्या एक चेरी की तरह, चेरी ऑन द टॉप काम करेगा और ये भारत की उस लिस्ट में एक ऐसा मौका होगा जब भारत ने न सिर्फ इसकी मेजबानी की बल्कि भारत को स्टैब्लिश किया तमाम उन वर्ल्ड लीडर्स के बीच में जो उसकी असल जगह है और जो उसके असली मायने हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने इतना प्रगति किया है। हमारे एक एक सिटीज़न ने भारत की जीडीपी की तरह इतना कंट्रीब्यूट किया है कि बहुत जल्दी, तो मुझे लगता है क्या G20 हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ही सालों के अंदर भारत शायद G7, 8, 9 का भी मेंबर बन जाए। जहाँ तक भारत की बात है, मैं आपको बता दूं कि भारत ऑलरेडी एक दहलीज पे खड़ा है। हम लोग एक थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं जहाँ पे हमें प्राय बहुत जल्दी ही विकसित देश का दर्जा मिलने वाला है। देखिए आप, कोविड के टाइम ने हमने दुनिया के सब छोटे छोटे देशों को कोविड वैक्सीन देकर मदद की। यूक्रेन क्राइसिस के दौरान जब सारे छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा था तो भारत ने जो हवाई जहाज भेजे उसमें ना सिर्फ भारत के बच्चे वापस आए, हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब बच्चों को हमारे और यूके देवनाथ सर, ये वो बात होती है कि जब ऐसे क्राइसिस के समय ज्यादातर लोग कदम पीछे कर लेते हैं, जब अपने हाथ खींच लेते हैं, ऐसे समय में भारत ने अपने देश के साथ सोचने के साथ साथ उन देशों के बारे में सोचा जो शायद उस तरीके से मजबूत नहीं थे। भारत ने एक कदम आगे बढ़ाकर उन देशों की मदद की, अपनी चीजें साझा की, फिर चाहे वो वैक्सीन हो या फिर बाकी अनाज से लेके बाकी तमाम चीजें। जितेंद्र कुमार ओझा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो। ओझा सर, अगर बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में हम बात करें, भारत की पोजिशनिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आपने तो बदलते समय को देखा है और इसीलिए मैं चाहूंगी कि एक कंपैरिजन आप करें पहले और अब में, आज भारत की पोजीशनिंग को लेकर। देखिए, हम पूरी दुनिया की जो ऑर्डर है वो एक ट्रांजिशनल फेज में है और इस ट्रांजिशनल फेज में जो वेस्ट की इंपीरियलिज्म है उसको लेके बहुत सारे, जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं या पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज कहते हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा हमेशा से एक संदेह रहा है। तो जब चाइना आता है और बड़े इजी लोन उसने देना शुरू किया तो पता चला कि वो एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है जिसमें तमाम देशों की मजबूरियों का फायदा लेकर वो खास करके जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज कम दाम पे लेने की कोशिश कर रहा है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर रहा है और पूरी जो सारे लोगों में जो डेवलपमेंट की बात आ रही है उसको डिसमेंटल करने की बात कर रहा है। जब हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन की या इंटरडिपेंडेंस की, तो देखा गया कि इंटरडिपेंडेंस के बजाय चाइना पे ओवर डिपेंडेंस हो गया और इस ओवर डिपेंडेंस का दूसरा खामियाजा ये निकल रहा है कि चाइना की भीतर की जो ओपेक सिस्टम है, जिस ओपेक सिस्टम में कोई भी सेफ या सिक्योर नहीं है, वही ओपेक सिस्टम बाहर में आने लगी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह रही है कि अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट ग्रीड रही है, कैपिटलिस्ट ग्रीड में जिस किसी भी तरीके से वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उसका नतीजा रहा कि चाइना ने अपने पॉपुलेशन के बहुत बड़े हिस्से को एक प्रोडक्टिव मशीन में बना दिया है। तो ये देखा जाए तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई 1940s के दशक में और एक डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे थे, वो पूरी प्रोसेस आज खतरे में आ गई है। तो यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ देखना चाहते हैं। जब ये G20 की बात आती है, देखिए रूबिका जी, तो G20 की आने की शुरुआत ही इस बात से होती रही कि G7 के देश जो है पूरी दुनिया को नहीं चला सकते हैं, दुनिया की ऑर्डर चेंज हो रही है। तो इस तमाम देशों में मैं सोचता हूँ कि जो अमेरिका का रोल रहा है वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वेस्ट के जो इकोनॉमिक रेजिलियंस या डायनामिज्म है वो डिक्लाइन पे है, चाइना से लोगों को खतरा है, तो उसमें से भारत की तरफ देख रहे हैं। हमारी पोटेंशियल बहुत अधिक है, जैसे चंद्रयान की आप बात करें, भारत के तमाम जो है एक्सपर्ट्स की बात करें, हमारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ये मौका है लीडरशिप एस्टैब्लिश करने का।